नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 8 मई 2023 और आज एमटीएस का एग्ज़ाम है। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि पहले शिफ्ट में ओमकार पटेल ने सभी प्रश्न को भेजे थे, यहीं सेकेंड शिफ्ट में जो भेजे हैं आपका टीनू जसपाल, इन भाई साहब का नाम है क्या, टीनू जसपाल जो है इनका नाम है। ये आई थिंक पंजाब से होंगे, है ना। तो इन्होंने ही सारे प्रश्न को जो है भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ से मैं बता दूं कि सिर्फ एनालिसिस से 5 से 6 क्वेश्चन आ गए और जो रेस्ट के दिन प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनाया था वहाँ से ज्योग्राफी के 3 प्रश्न आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक जो है ये जो तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा है, इनका ही पुस्तक है। तो दलाई लामा ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर पिक करके आना था। ठीक है, अब इस फॉर्म में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता देना है जो आगे शिफ्ट में अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको फ़ायदा मिल सके। जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये दोनों ही पुस्तक के लेखक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि रंगवेदी आंदोलन से जुड़े रहे। और नेल्सन मंडेला साहब को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। क्या भारत रत्न भी मिल चुका है नेल्सन मंडेला को। विदेशियों में एक नेल्सन मंडेला साहब हैं और एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। वैसे आप मदर टेरेसा के बारे में सोच रहे हैं तो उनको उनके पास जो है भारत की भी नागरिकता थी, तो वो भारतीय हो गई थी बाद में। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इसी स्लाइड के पुस्तक का नाम है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, ये कलाम साहब की किताब है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। तो ये चारों पांचों बुक जो मैंने बताया, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से एक न एक बुक जो है उठेगा और पत्ते के जैसे एग्जाम में छपेगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन जो मैंने कल ही बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा है पीडीएफ, बास्केटबॉल में खेल का कोर्ट का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए एक अंदाजा, एक अनुमान बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो एक अंदाजा आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, इसीलिए मैंने खेल का ये जो डायामीटर है वो लिखा दिया था। हालांकि इससे पहले क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन मैं लिखा के रखा हूँ, वेद को लिखा के रखा हूँ। आपको पढ़ना है, अगर 2-4 दिन के बाद आपको एग्जाम है तो क्वेश्चन आएंगे जी। ठीक है, जाएंगे कहाँ। तो बास्केटबॉल में होता है 5 खिलाड़ी। आपको बास्केटबॉल के जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात रेशियो पूछ लिया था, तो 26:15 होगा। 26 मीटर इसकी लेंथ होती है और आपका 15 मीटर जो है इसका वाइड मतलब चौड़ाई होता है, विड्थ होती है। चलते हैं आगे। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी बताए भैया, 5 खिलाड़ी। आपको कैसे याद रखना है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। तो इस प्रकार से जो भी बॉल वाले खेल हैं आपको ध्यान रख लेना है। आज फिर से फुटबॉल में खिलाड़ियों वाली क्वेश्चन को रिपीट किया गया है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। बैडमिंटन डबल भी होता है जिसमें युगल खेलते हैं, या तो एक महिला एक पुरुष होगा या फिर दोनों पुरुष होगा या फिर दोनों महिला होता है। तो ऐसे जो कोर्ट होते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई इसका 13.14 मीटर तथा चौड़ाई इसका 6.09 मीटर होता है। कल मैंने यही चीज़ बताया था कि आपको ऐसे फॉर्म में तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है कि 13.14, तो आप याद रखेंगे तो 13.1 और इसको याद रखेंगे 6.1। ऐसे याद तो हो सकती है ना, या फिर ये 13 के करीब और ये 6 के करीब, है ना। तो ऐसे याद चाहे जैसे रखिए, ज़िंदगी आपकी, नौकरी आपकी लगेगी, है ना। तो मेहनत भी आपको ही करना होगा मित्रों, है ना। केंद्रीय क्रिकेट मैदान की लंबाई, ये तो काफ़ी एनिशियंट है, ये कम पूछता है, 20.12 मीटर होता है और चौड़ाई जो होता है 3.05 मीटर होता है क्रिकेट का। लेकिन एक आता है आपका पंपिंग क्रीज, जिसमें आपका बैट्समैन टांग जमाए रहता है और टांग हटाते ही इधर से गिल्ली उड़ी विकेट कीपर के द्वारा, तो इसका जो है तो लंबाई ये 4 फुट होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पंपिंग क्रीज कहते हैं। हॉकी की मैदान की लंबाई दोस्तों 6.96 मीटर, चौड़ाई 25.90 मीटर। तो इसे क्या ध्यान रखेंगे, 61 और 26। ठीक है, 61 और 26 ध्यान रखेंगे। इसके अलावा टेबल टेनिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रेशियो ही पूछता है डायरेक्ट कि टेबल टेनिस के जो मतलब जगह होते हैं खेलने वाले, उसकी रेशियो बताइए, लंबाई चौड़ाई बताइए। तो 274/152 होता है ना। यानी ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में मत कर देना, नहीं तो यहाँ से पता चले स्टेशन तक जो है टेबल टेनिसे का जो है कोर्ट है ना।
अगला जो प्रश्न पूछा गया था, संविधान के भाग 4 में क्या शामिल है। अब देखिए सब पीडीएफ की क्वेश्चन है, अभी तक आपको मैंने चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, चारों क्वेश्चन में एक दलाई लामा वाला छोड़ दे तो चारों है ना पीडीएफ की क्वेश्चन है। तो ये नीति निषेध तत्व के मतलब जो आपका जो है भाग 4 में है। संविधान के भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप है, नागरिकता है ना, जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, 5 से लेकर 11 तक, 5 to 11 क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता। इसके अलावा संविधान के जो भाग 3 है, जो आपका पार्ट 3 है, देखिए पार्ट 3 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित है, एफआर से संबंधित है। फंडामेंटल राइट हमारे पास वर्तमान में कितने हैं, तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है। पहले जो है 7 हुआ करता था, है ना। तो ये आपका संपत्ति का जो अधिकार है, प्रॉपर्टी वाला, तो इसे जो है हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था, 1978 में। और आज संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है, तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक। इस हिसाब से पढ़ने से आपके संविधान के भाग साथ ही साथ आर्टिकल भी कवर हो जाते हैं जी, है ना। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। सबसे पहले ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोग मुझे बताएंगे कि आयरलैंड के संविधान से और क्या बेसिक चीज़ लिया गया है। तो जो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। देखिए राज्यसभा में टोटल 238, अब प्लस 12 आता है मनोनयन से, तो टोटल 250 हो गया। तो ये जो 12 गो आता है, ये जो 12 गो आता है, ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो हमारा मौलिक अधिकार का आर्टिकल कहाँ से, 12 से 35। नीति निषेध भाग 4 में यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, और ये 36 से 51 हो जाएगा। संविधान के भाग 5 में क्या है दोस्तों, तो आपको मैं बता रखा हूँ कि भाग 5 में संघ है द यूनियन। तो ये आपका 52 से लेकर 61 तक की बात इसमें कहा गया है। जैसे मैं कहा कि भाई केंद्र सरकार के जो भी सर्वोच्च चीज़ हैं, जो भी उनके हित में है, या फिर जो भी जिन पे उनका निगरानी है, ये सभी नहीं आर्टिकल के बीच में आ जाएंगे। जैसे आप राष्ट्रपति से ही ले लीजिए, तो राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, इसीलिए पहला आर्टिकल उन्हीं के नाम को समर्पण किया गया ताकि गरिमा का ह्रास ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 124, 52 से 151 के बीच में ही है। हाँ था, इसके इस प्रकार से आप ध्यान रखना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन अगले शिफ्ट में क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि छपेगा, कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिकॉर्ड न्यायालय किस आर्टिकल के थ्रू है, तो आपको बताना है। रिकॉर्ड कोर्ट जो है ये आपका 129 के थ्रू है, और हाई कोर्ट जो रिकॉर्ड अभी न्यायालय होता है ये आर्टिकल 215 के थ्रू होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, मुझे लग रहा है कि अगले शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाएगी। संविधान के भाग 6 में क्या है, तो स्टेट्स हैं, सभी जो भारतीय राज्य हैं। अभी कितने राज्य हैं, तो आप लोग बताओ कितने राज्य हैं, 29 है ना जी ना, 28 है ना। 100 ये जो है आपका, ये कहाँ से कहाँ, भाग 6 कहाँ से कहाँ है, 152 से 237 तक है। 152 से 237 तक जो है भाग 6 के आर्टिकल हैं, जिसमें जो है स्टेट्स को रखा गया है। संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, और ये 3 एडिशनल बन गए हैं, जैसे 4 के अन्यथा वगैरह वगैरह। तो ये मिलके जो है आपका 25 भाग का निर्माण करते हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, निर्माण के समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई है, जिसमें से अनुसूची 11 और 12 आपके लिए काफ़ी काम के हैं। अनुसूची 11 जो है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हो ग्राम पंचायत को, ठीक है। कभी कभी ग्राम पंचायत नहीं लिख के डायरेक्ट लिखता है स्थानीय स्वशासन, ठीक है, और पूछता है आपको कि ये जो स्थानीय स्वशासन है ये किस पे केंद्रित होता है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेंड किया है 2012-13 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो आपका अनुसूची 12 है, अनुसूची 12 जो है ये नगर नियोजन से है। नगर नियोजन जो नगर पालिका वगैरह जो शहरी बाबू होते हैं उनका काम है 12 में, और जो ग्रामीण क्षेत्र से मेरे जैसे हैं ये उनका 11 अनुसूची जो है उनसे संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत और ये जो 12-11 अनुसूची है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, देख लीजिए 1-2 शिफ्ट के बाद आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, कहा जाएंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है, अपना एमएसडी को कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है कैप्टन कूल, है ना। इसके अलावा भरोसेमंद कहा जाता है आपको राहुल द्रविड़ को, जो इस समय भारतीय टीम के मुख्य कोच भी है, राहुल द्रविड़ साहब, है ना। मुख्य कोच कौन है, राहुल द्रविड़ साहब है। इसके अलावा
द टर्मिनेटर कहा जाता है हरभजन सिंह को। अच्छा, राहुल द्रविड़ साहब को एक चीज़ और कहा जाता है, द वाल भी कहा जाता है, द वाल या द चाइना का वाल कहा जाता है आपको राहुल द्रविड़ साहब का, क्योंकि इनको खेलते मैं भी काफ़ी देखा हूँ। इनको मुझे अगर कोई बता दे, इनको अगर कोई बताए कि आपको आउट नहीं होना है, आपको पूरा दिन खेलना है, तो ये पूरा दिन खेलेंगे। अब रन कितने बनेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन खेलेंगे पूरे दिन, आउट नहीं होंगे। इसीलिए इन्हें द वाल कहा जाता है, द भरोसेमंद भी कहा जाता है। राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं। द टर्मिनेटर हरभजन सिंह को कहा जाता है। हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले प्रथम बॉलर बने हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध माफ़ कीजिएगा, विश्व युद्ध नहीं, विश्व कप 1983 में जो हम विजय रहे थे, इसमें कपिल देव ने अहम रोल निभाया था। नजफगढ़ का हीरो वीरेंद्र सहवाग अपने वीरू को कहा जाता है। इसके अलावा रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। पयल्ली एक्सप्रेस पीटी उषा को कहा जाता है। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपका कौन है, पीटी उषा ही है। और प्रथम बार ऐसा है कि कोई महिला है और कोई खिलाड़ी भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंसी रखती है। इसके अलावा पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है जी, ठीक है, उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, गोल्डन गर्ल कहा जाता है पीटी उषा को। और गोल्डन बॉल कहा जाता है, सॉरी गोल्डन बॉय कहा जाता है आपको नीरज चोपड़ा को। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो टोक्यो ओलंपिक में आपका जो है गोल्ड दिलवाया था एकमात्र भारत को, तो नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय और गोल्डन गर्ल या उड़न परी या फिर पयल्ली एक्सप्रेस पीटी उषा को, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ अब आपको और ध्यान देना है, इसमें से मुझे अभी अभी स्मरण आ रहा था, चलिए भूल गया, कोई नहीं, जहाँ याद आएगा बता दूंगा। चलते हैं आगे, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कुछ बताना चाहा फिर ध्यान हट गया, है ना। राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा क्या है सदस्यता के लिए? देखिए, राज्यसभा में न्यूनतम उम्र सीमा है सदस्यता के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा में न्यूनतम उम्र सीमा है सदस्यता के लिए 25 वर्ष, है ना। आपसे पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम उम्र क्या है, तो 21 वर्ष। ग्राम पंचायत में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, सदस्यता लेने चाहते हैं, तो आपको मात्र 21 वर्ष की क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। राज्यसभा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम का कोई जो है आपका ये नहीं है कि भाई 35 हो गया तो नहीं आना है, तो 30 जो है 30 कम से कम चाहिए। लोकसभा में कम से कम 25 चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन विषम परिस्थिति में ये बढ़ घट सकता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। जैसे आपातकाल लग गया, युद्ध हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में इनमें जो है डाइवर्सिटी आ जाती है, वैसे 5 साल की इसका कार्यकाल होता है। एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा दोस्तों, खांसी आ जाती है बीच बीच में। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसे थोड़ा टाइम लेके अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर आपको पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो क्या बात हो रही है कि लोकसभा जो ये घर है, इस पूरे घर की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है, तो आप बताते हैं कि जनरली 5 वर्ष, आपातकाल में ये घट बढ़ सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के प्रयोग करके। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने होते हैं, तो आपको बताना है परमानेंट। इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विषम परिस्थिति हो, राज्यसभा अपने सत्र से नहीं हट सकता, ठीक है। लेकिन यही दूसरी लाइन पे जरा ध्यान फरमाएंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अच्छे अच्छे बच्चे अस्थाई देख के 6 वर्ष नहीं मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट में जो इसमें जो बात हो रही है, इसमें उस सदस्य की बात हो रही है जो सांसद है, और पहले वाले लाइन यानी इस लाइन में जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अपर सदन और लोअर सदन के बारे में, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला हमारा कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है, ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। निम्न सदन में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 550, और जो अपर सदन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट कितने हैं, 250। अब ये 250 कहाँ से आता है मैं बता दूं, और ये 550 कहाँ से आता है ये भी बता दूं। देखिए 550 जो है 530
स्टेट से आते हैं और 20 जो है आपका कहाँ से आता है, केंद्र शासित प्रदेश से। यूटी के लिए 20 सीट जो है रिजर्व है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संसद में सबसे अधिक सांसद किस राज्य से आता है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से खाली लोकसभा के अंदर 80 आता है मेरे भाई, बाप रे बाप। टोटल 550 से उसमें से 28 गो राज्य देखना है और 80 गो अकेले यूपी बाबा लेके बैठे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ये भी ध्यान रखिए। अब ये 550 का हिसाब किताब हो गया। ये भी समझ लिए कि सबसे ज़्यादा सांसद कहाँ से आता है लोकसभा के अंदर। ये 250 है। ये 250 में 238 चुनाव से आता है, जिसमें अब ना, और जो 12 जो बच गया रेस्ट, ये आपका राष्ट्रपति के मनोनयन से आते हैं। और ये पद्धति कहाँ से लिया गया, मैंने अभी बताया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा, अगर आपसे अभी कोई पूछ ले कि अभी जो लोकसभा चल रही है 17वीं, इसमें जो है कितने सीट पे ये चलाई जा रही है, तो आपको बताना है 543, ठीक है। 543 सीट पे चल रही है हमारा लोकसभा अभी। यही सब चीज़ नीचे लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। देखिए, भगत सिंह असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को ऑफ लाइफ, है ना, पुस्तक बताना चाह रहा हूँ, ऐसे ये धर्म नहीं, हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, इस प्रकार से पुस्तक है। तो ये एस राधा कृष्णन साहब के पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, फिर से रिपीट किया गया, 11 खिलाड़ी। एक बार फिर से मैं यहाँ पे जितना चीज़ बोला हूँ लेकिन एक ही लाइन में लिख दिया हूँ, क्यों टाइम किल करना। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, पोलो, यहाँ पे पोलो होना चाहिए, फूलो लिखा गया है, अरे फूलो देवी, पोलो में 4 खिलाड़ी, है ना। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा सती प्रथा पर कब अंत पाया गया या फिर कब अंत हुआ, तो 1829 में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसी समय इनके नाम जो है बेंटिक, एक ठगी प्रथा भी है ना, ठगी प्रथा भी बेंटिक के समय ही जो है समाप्त हुआ माना जाता है, माफ़ कीजिएगा, हाँ सही है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा से जुड़े, 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किया, है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको राजा राम मोहन राय के रिगार्ड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ऑप्शन में कलबेलिया दिया गया था, पीडीएफ का मटेरियल है। देखिए, कलबेलिया नृत्य को जो है सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है। अब देखिए, सुआ, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सैला, फाग, ये सब छत्तीसगढ़ का नृत्य है। पहले वाले शिफ्ट में आपको राउत नाचा देखने को मिला था, पहले बता रखा था, वहीं का ये पेपर कटिंग है और कुछ नहीं है। खेल गोपाल, बगुरम्बा, बिछुआ, असम, बिहू, और क्या होता है आपका जोरहाट में होता है, कामाख्या मंदिर में, अम्बुबाची मेला, ये सब असम के अंदर होता है। गणगौर, पनिहारी, डिंडिया, गीदर, घूमर राजस्थान हो जाता है। ये डिंडिया अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं लिख को आपको बताऊंगा कि भाई ऐसे खाली लिखा रहे डंडिया, तो ये राजस्थान हो सकता है। अगर ऐसा लिखा रहे डांडिया तो फिर ये गुजरात। अगर लिखे डंडा नाच तो ये उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। अब समझ में आ गया होगा। सरहुल, जट जटिन, छऊ झारखंड के साथ छऊ जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हो सकता है ना। इसके अलावा नौटंकी, कजरी, है ना, नौटंकी, कजरी, रासलीला, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के हैं। रासलीला गुजरात में भी होता है। गरबा, डांडिया रास, पनिहारी, रासलीला गुजरात, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। कुछ आपका महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है। और अगला दिन मुझे कल ऐसा क्यों लग रहा है कि कल जो है महाराष्ट्र का दिन रहेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का आप लावनी तमाशा, रंगोली कोली फुगरी, है ना, रंगोली कोली फुगरी, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सभी आपको अभंग गायन का प्रकार है, ये सभी महाराष्ट्र के हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कल हमको लगता है महाराष्ट्र राज्य का दिन रहेगा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, पीडीएफ आपके पास है। देखिए, मैंने जो है परसों के दिन एक ही वीडियो में आपका जो है ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन बताए, और दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा गया, मेरे से छूट गया था, और एक क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में। ये पहले शिफ्ट वाला क्वेश्चन इस पेज में आपको मिल जाएगा। तो दूसरे शिफ्ट में पूछा गया भारत और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है। पाक जल डमरू मत, पीडीएफ। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, राम सेतु, एडम ब्रिज, मैंने ये तीनों ही बताया था। ये तीनों ही सीमा बनाने का काम करता है। ऑप्शन में एज इट इज एक समय कोई एक हो सकता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में हम क्या बताए थे भाई कि वहाँ पे डुगोंग संरक्षण केंद्र है। डुगोंग क्या होता है,
जो गेंडा के जैसा एक प्राणी होता है लेकिन शाकाहारी होता है। इसे आप गूगल मार के देख लीजिएगा, घास फूस खाता है, समुद्री घास। इसके अलावा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा से हमने क्या बता रखा है कि किसके नाम पे खींचा गया है, तो सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे। अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं पैरेलल लाइन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन। डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ये सब ध्यान रखिए, है ना। इसके अलावा देखिए, जो फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, माफ़ी चाहता हूँ फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन इसमें डालने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि जो वीडियो की थंबनेल पे है यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को भी थोड़ा लगना चाहिए कि हम जो पढ़ाए हैं टाइम के लिए नहीं होता है, टाइम किल नहीं होता है आपका। लघु अंडमान से कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? मैंने इस कड़ी में 3 बताया था, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो छोटका से बड़का है ना, लघु जैसे ही लिखा है, लघु का मतलब होता है लिटल, छोटा, शॉर्ट, है ना, मिनिमम, है ना। तो लघु से लंबा वाले को जोड़ रहा है तो ये सबसे लंबा से आपको जोड़ना है 10 डिग्री से। तो 10 डिग्री इसका आंसर है। फिर बच गया 8 डिग्री और 9 डिग्री। इसमें मैंने कैसे बताया था कि 2 चीज़ जब मौ से स्टार्ट होता है, मालदीव, एक तो आपका मालदीव है और एक आपका है मिनिकोय। तो मालदीव और मिनिकोय दोनों मौ से स्टार्ट है, तो जो सेम से स्टार्ट होता है उसको 8 डिग्री के पास ले जाइए। और एगो आपका बीच गया लक्षद्वीप से मिनिकोय 9 डिग्री, है ना। तो अपने आप तीनों याद भी हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। और ये भी बताया था कि जो लक्षद्वीप है इसको पहले लक्का द्वीप कहा जाता था, और आज नहीं कल तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा कि लक्षद्वीप को लक्का द्वीप लक्षद्वीप कब बना, तो आपको आंसर देना है 1973 में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले ही लीजिए, है ना, क्योंकि भाई अब जब सीट आ गया है तो जानकारी लेने में क्या हर्ज है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, जो इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। पाक जल डमरू मत, भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी बता दिए, भारत चीन मैकमोहन, ये सब बता ही दिए। चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल, भूटान और चाइना से मिलने वाली जो स्टेट है ये आपका है सिक्किम। यहीं पर मैंने बताया था कि नेपाल, भूटान और एक आ जाएगा आपका चाइना के जगह पे बांग्लादेश। इन तीनों देशों के सीमाओं को टच करने वाला जो भारतीय राज्य है ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन को। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, गुरु केलुचरण महापात्र किससे नृत्य से जुड़ा हुआ है? ये भी पीडीएफ कर लेंगे, है ना। तो ये आपका किससे है? ओडिसी से। मैंने आपको महापात्रा सरनेम ओडिसी के लिए बताया है, तो मतलब याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो तुक्का मार के लिए। महापात्रा ये आपका मैंने ओडिसी के लिए बताया है। झावेरी, झावेरी और काफ़ी हद तक सिंह ये मैंने आपको मणिपुरी के लिए बताया है। इसके अलावा रेड्डी फैमिली ये मैंने आपको कुचिपुड़ी के लिए बताया है। तो ये सब जो कुछ क्लू है जो आपको काम आएगा। महाराज, महाराज कत्थक के लिए बताया है ना। महाराज शब्द जो है लास्ट में रहेगा, तो जनरली कत्थक होता है। याद है तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा। नहीं याद है तो डूबते को तिनका का सहारा। क्या बोलता है भाई? तिनका, तिनका मतलब कन्न, मतलब छोटा सा चीज़ है ना। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल, किरण सहगल, ये सभी के सभी जो है ओडिसी के जो है प्रमुख नृत्यांगना है, जिसमें से सोनल मानसिंह को हटा लीजिएगा, ये एक से अधिक नृत्य करती है। ठीक है, तो सोनल मानसिंह के बारे में ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक से जो ज़्यादा अधिक करती है ना ये थोड़ा हाईयर लेवल में पूछता है, फिर ऑप्शन नहीं देता है और बच्चे सोचते हैं अरे ये क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होता है, घर आके पता चलता है अरे बाप रे ये तो दोनों तरफ से खा रहा था, है ना। तो हमको ये चूज कर लेना चाहिए था, रसगुल्ला नहीं तो गुलाब जामुन, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इंद्रानी रहमान को ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस पिछला वाले में। इसके अलावा चारू माथुर, झावेरी बहनें, कलावती देवी, नल कुमार सिंह, ये सब मणिपुरी से है। रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण कुचिपुड़ी से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिनी देवी अरुंडेल। अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति को भी स्लैब से बाहर निकाल लेना। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है। ठीक है, रुक्मिनी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह देखिए ओडिसी के साथ साथ भरतनाट्यम में भी है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बज्जी महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा गया था, तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली है। बज्जी महाजनपद की जो सबसे बड़ी नगर आपसे पूछी जा सकती है
तो लिच्छवी जो है सबसे बड़ी नगर थी बज्जी महाजनपद की, लिच्छवी। ठीक है, इसी में वैशाली। आजकल जो आप ये हाजीपुर देख रहे हैं ना, हाजीपुर मुजफ्फरपुर वाला इलाका जो बिहार से हैं, जानते होंगे, तो ये सब जो है बज्जी महाजनपद के अंदर ही था पहले ज़माना में, है ना। बज्जी 8 राज्यों का एक संघ था और ये गणतंत्र महाजनपद था जो अपने खुद का शासन व्यवस्था रखता था। इस महाजनपद की 4 प्रमुख नगर जो है लिच्छवी लिखा है ना, सही लिखा है। अंग महाजनपद की राजधानी आपसे पूछा जाता है चंपा होता है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी होता है। देखिए कहीं कहीं राजगिरी को गिरिब्रिज भी लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है। ये वही श्रावस्ती है जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक, सर्वाधिक लिख देता हूँ, चलो, सर्वाधिक उपदेश दिया था, है ना। सर्वाधिक उपदेश की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी थे। और उस समय राजा का बात करेंगे तो प्रसेनजीत हुआ करता था, जिसके काल में उंगलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। वो प्रसेनजीत के काल में ही आए थे, तभी महात्मा बुद्ध जो है उनको रोके थे और रुक गए थे। बाद में महात्मा बुद्ध का चेला बन गया था, है ना। मल्ल की राजधानी कुशीनगर था। देखिए मल्ल की राजधानी से आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई अंत में मल्लों के संरक्षण में हुई, ठीक है, तो ये कुशीनगर में ही हुई है ना। अवंती की राजधानी पूछा जाता है उज्जैन या महिष्मति, क्योंकि अवंती के कई पार्ट थे, दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी, है ना। 16 महाजनपद का जो आपको वर्णन देखने को मिलेगा ये अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक में देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन है। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे फेमस राजा हुए। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक है। सातवाहन वंश शीशों का सिक्का चलाया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये प्रश्न आए हैं, तो 1221 में आया था। और देखिए मैंने चंगेज खां तैमूर लंग दोनों बता रखा है। तैमूर लंग जो है ये भी मंगोलियन है, चंगेज खां भी मंगोलियन है। तो 1398 में आपका तैमूर लंग ने किया है। और तैमूर लंग जो आक्रमण किया है इसके काल में कौन शासक थे ये भी पूछा जाता है, तो मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक। कौन? मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक। नसीरू द हर्षिकार नसरुद्दीन तुगलक, इसके काल में जो है आपका शासन कर दिए, मतलब हमला कर दिए थे कौन? तैमूर लंग। वास्को डी गामा भारत आया था 1498। एक बार पूछा गया कि वास्को डी गामा सेकेंड टाइम भारत कब आया, तो आपको बताना है 1502। इन्होंने ही भारत का खोज किया था, श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता की छूट होती कौन से आर्टिकल है। देखिए एक आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 4, 25, 26, 27, 28 4 है। तो इसमें मुझे ऑप्शन नहीं प्राप्त हुआ है कि भाई सिंगल फेज वाला था या फिर कंबाइंड वाला, तो मैंने यहाँ कंबाइंड वाला लिख लिया है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, बार बार बता रहा हूँ। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के जो भी आर्टिकल्स हैं आपको जरूर याद रहना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक क्या आता है, ठीक है। जैसे 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है, माइनॉरिटी वाला। इसके अलावा 14 से लेकर 18 राइट टू इक्वलिटी है, यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया वगैरह। अनुच्छेद 20 और 22 जो है ये सजा आदि के मामले में छूट देता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 जो है निजता का अधिकार है, इसे प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। 23 और 24 बाल श्रम पे निषेध है, माफ़ कीजिएगा, 24 बाल श्रम पे निषेध और 23 जो है बलात् श्रम पे निषेध, यानी बंधुआ मजदूर या फिर मानव तस्करी पे रोक, है ना। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम पूछा गया था, काफ़ी लल्लू सा क्वेश्चन है। एशिया है, क्योंकि विश्व में जो 7 महाद्वीप है इसमें सबसे जो बड़ा है एशिया है, सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, ठीक है। और अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, ऐसा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा महाद्वीप है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो खुद में देश है, तो ऑस्ट्रेलिया बता देना। 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऑस्कर किसने जीता? 2 ऑप्शन प्राप्त हुए, ए आर रहमान, जयप्रकाश नारायण। आई होप जयप्रकाश नारायण साहब को तो ऑस्कर की बात होनी ही नहीं चाहिए, तो ए आर रहमान को 2 ऑस्कर मिला है, 2009 में मिला है। और कौन से गीत के लिए मिला था? जय हो, है ना। तो ये ए आर रहमान ही होगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर लगाए हैं। बहरहाल स्टैटिक्स फॉर्म में जो इनसे क्वेश्चन आते हैं कि भारत का प्रथम ऑस्कर विजेता, तो भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। लेटेस्ट भारतीय ऑस्कर जो आया 2022 में, ये नाटू नाटू सॉन्ग के लिए आया है। RRR जो फिल्म निकला था उनका जो गीत है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुआ है। कितना अच्छा संजोग है कि लता मंगेशकर जो अब हमारे बीच नहीं है, इनका भी जन्म 1929 में ही होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही होता है। ये सभी बात जो है 1929 में ही हुआ था। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम के कीट से है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से है। पीसी कल्चर
है ना, मछलियों के पालन से है, वर्मी कल्चर केचुआ का पालन से है। एक सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए खांसी आया और बीमारी वाला क्वेश्चन आ गया यार। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। फेफड़ों में सूजन आ जाता है। देखिए निमोनिया जो है ये बैक्टीरिया और वायरस और कई मायनों में प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, इसीलिए इससे क्वेश्चन ये नहीं आता है कि ये किससे होता है। ठीक है, हर चीज़ में एक क्ल्यू लगा रहता है। रतौंधी या ट्रेकोमा नामक बीमारी जो होता है ये आँख को प्रभावित करता है, और सभी प्रकार की बीमारी विटामिन ए के कमी से होती है आँख की, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी होती है और रिकेट्स नामक भी एक बीमारी होती है। ये दोनों ही बीमारी में जो है हड्डी प्रभावित होती है, हड्डी मुड़ने लगती है, हड्डी का ग्रोथ रुक जाता है। ये जो है विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। सूर्य की प्रकाश अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। स्कर्वी और में जो है मसूरों की रोग होती है, ये इसमें से मसूरों से खून आने लगती है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस बीमारी जो है ये मस्तिष्क में सूजन आ जाने को मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं। ये मस्तिष्क का रोग है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कम जो कोशिका विभाजन शरीर के किस पार्ट में होते हैं, तो मस्तिष्क में होता है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि मोटरसाइकिल ड्राइव करते समय हमेशा अपना जो है इस प्रकार वाला क्या रहता है, हेलमेट जरूर पहन ले, है ना। क्योंकि भाई सभी जगह से टूटेगा फूटेगा तो जुट सकता है, लेकिन अगर मस्तिष्क के इंटरनल चोट लग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि जो कोशिका विभाजन वाला शब्द है इसका मतलब होता है कि एक कोशिका को 2 में 4 में 10 में बदलना। ऐसा नहीं है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि जो किसी भी क्षति से, किसी भी कारण से जो कोशिका की क्षति हुआ है उसकी पुनः आपूर्ति कराना, ये है कोशिका विभाजन। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, उदयनगर की स्थापना किसने किया था, तो महाराणा उदय सिंह ने किया था। देखिए पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि सवाई जय सिंह ने किस शहर की स्थापना किया, तो वहाँ पे जयपुर था। तो आज राजस्थान को टारगेट करा इन्होंने। तो दोस्तों ये थे हमारे। अच्छा, एक वैल्यू एडेड टैक्स से कोई क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, VAD से, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन क्या था। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा अगर लग गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर वगैरह ज़रूर करते रहें, ताकि हम भी जो है तत्पर रहें, आपके लिए मोटिवेट रहें।